स्वागत है आपका नर्सिंग ऑफिसर एकेडमी पे एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चनों का ध्यान रखते हुए हम जल्दी से इस टॉपिक को देखेंगे और इंटरेस्टिंग भी है। तो देखते हैं सबसे पहले ईसीजी क्या है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी एक ग्राफ के अंदर ईसीजी की मतलब कार्डियक एक्टिविटी हार्ट की निकाली जाती है और जिस मशीन से निकाली जाती है उसको ईसीजी मशीन बोलते हैं। और उसको देखते हैं हम एक ग्राफ पेपर से, जिससे हमें आइडिया लगता है कि हार्ट किस तरह से काम कर रहा है, उसकी कंडक्शन जो एक्टिविटी है वो प्रॉपर है या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करते हैं कि एक हार्ट ड्रॉ किया। ठीक है, ये आपका राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो कंडक्शन सिस्टम होता है हार्ट का, उसकी स्टार्टिंग होती है साइनोएट्रोवियल नोड से। ये कहाँ होता है? ये सुपीरियर वेना केवा और ये एट्रियम के बीच में होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एसए नोड, साइनोएट्रियल नोड। और यहां पे होता है आपका एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, इसको हम बोलते हैं एवी नोड। ठीक है, यहां से ये बंडल ऑफ हिज इस तरह से पूरे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होते हैं और यहां से ये डिवाइड होते हैं, यहां पे ये पुरकिंजे फाइबर्स बन जाते हैं। इस तरह से हार्ट का कंडक्शन सिस्टम स्टार्ट होता है। सबसे पहले जो ये ऐसे नोड है, साइनोएट्रियल नोड है, इसको हम नेचुरल या मतलब नेचुरल पेस मेकर भी बोलते हैं। मतलब ये क्या करता है, यहां से ही कंडक्शन सिस्टम स्टार्ट होता है। यहां से कंडक्शन सिस्टम स्टार्ट होता है, एवी नोड के पास जाता है, एवी नोड से बंडल ऑफ हिज से होते हुए पुरकिंजे फाइबर तक पूरे के पूरे हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स पहुंचते हैं, किस किस तरह से पहुंचते हैं, उसकी एक्टिविटी क्या होती है, इसी को हम देखते हैं आपके इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में, उस पेपर में। तो जो साइनोएट्रोवियल नोड है ये ही स्टार्ट करता है और ये 60 to 100 बीट पर मिनट से स्टार्ट करता है। मतलब ये मानो कि मैक्सिमम जो हार्ट होती है वो ऐसे नोड से स्टार्ट होती है 100। अगर ऐसे नोड काम नहीं कर पाएगा तो वहां एवी नोड काम करता है और वो 40 to 50 ही मैक्सिमम अपनी इंपल्स जनरेट कर पाता है, इससे ज्यादा नहीं कर पाता। तो ऐसे नोड को हम नेचुरल या प्राइमरी पेस मेकर ऑफ हार्ट भी बोलते हैं। हम जितनी भी बात कर रहे हैं वो आपके एग्जाम में हर एक क्वेश्चन आए हुए हैं, उसी अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं ना। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। देखो, अब ऐसे नोड जो ये होता है, ये कहां पे होता है? ये एपिकार्डियम में होता है। मतलब अगर हार्ट की लेयर की बात करें तो 3 लेयर होती है हार्ट में, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। तो हार्ट का जो कंडक्शन सिस्टम है वो बाहर से अंदर की तरफ होता है, मतलब अंदर के फाइबर्स की तरफ जाता है। इस तरह से हार्ट में कंडक्शन एक्टिविटी स्टार्ट होती है। तो जो ऐसे नोड है ये एपिकार्डियम में होता है, एवी नोड है ये आपके मायोकार्डियम में होता है, और पुरकिंजे फाइबर जो हैं, बंडल ऑफ हिज और पुरकिंजे फाइबर हैं, ये आपके एंडोकार्डियम में होते हैं। तो इस तरह से कंडक्शन सिस्टम स्टार्ट होता है। अच्छा, ऐसे नोड जो है ये, इसको रेगुलेट करता कौन है? इसको रेगुलेट कौन करता है? ऐसे नोड को एएनएस, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, यानी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों चीज होती है ना। पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक का काम क्या है? सिंपैथेटिक क्या करता है? हार्ट एक्टिविटी को बढ़ाएगा, और पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा? हार्ट एक्टिविटी को कम करेगा। और अगर इसी तरह से हम जीआई की बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम में बात करें, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है? वेगस नर्व होती है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को। तो जैसे जैसे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बढ़ता है वैसे वैसे आपके डाइजेशन हार्मोन्स भी बढ़ते हैं, डाइजेशन भी बढ़ता है।
तो यहां पे अगर हार्ट फास्ट काम करता है तो सिंपैथेटिक सिस्टम की वजह से करता है, और अगर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा तो हार्ट स्लो काम करेगा। ठीक है, अब ये जो आपके हार्ट की एक साइकिल है, ये पूरी की पूरी जो साइकिल होती है, एक ईसीजी की जो पूरी की पूरी साइकिल होती है, उसका टाइमिंग होता है 0.8 सेकेंड। ठीक है, 0.8 सेकेंड मीन्स क्या हो गया इसका, हम बोल सकते हैं 4/5। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है कि अगर 1 मिनट में कितनी पल्स होगी, फिर 1 मिनट में पल्स कितनी होगी, तो 5/4 इंटू 60, क्योंकि अब हमें 60 से निकालना है ना, तो इसलिए 5 ऊपर आएगा। तो ये हो गए आपके 75 बीट पर मिनट। तो 60 to 100 बीट हार्ट की नॉर्मल रिदम है, जिसमें भी हमें अगर मोस्ट एक्यूरेट माने तो 72 होता है। तो लगभग 0.8 सेकेंड एक कार्डियक साइकिल की टाइमिंग होता है। ठीक है, देखो अब सिंपैथेटिक सिस्टम की मैं बोल रहा था आपको, जो सिंपैथेटिक सिस्टम है इसमें क्या होते हैं, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, ये क्या करते हैं, सिंपैथेटिक सिस्टम के हार्मोन है, ये क्या करते हैं, सिंपैथेटिक सिस्टम को बढ़ाते हैं। तो एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन जब सिक्रेट होता है तो क्या होगा, हार्ट एक्टिविटी बढ़ती है। इसलिए एड्रिनलिन वगैरह दिया जाता है, बाहर से भी हमारे पास इंजेक्शन होते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं कि जब हार्ट काम नहीं कर पा रहा और हार्ट की एक्टिविटी अगर बढ़ानी है, अगर बॉडी खुद नहीं बढ़ा पाती, तो हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियली इंजेक्ट करते हैं और उससे हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। तो इसलिए एपिनेफ्रिन वगैरह दिया जाता है, क्योंकि हार्ट की एक्टिविटी बढ़ाई जा सके। और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का यहां पे हार्मोन होता है एसिटाइल कोलाइन। ये क्या करता है, हार्ट को रिलैक्स करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करके। मतलब जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है तो एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है और वो हार्ट को रिलैक्स करता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे, ये देखो ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इस तरह से ईसीजी देखी जाती है। इसमें क्या होता है, पी वेव होती है और ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है, और उसके बाद ये टी वेव्स होती है। नॉर्मल ईसीजी इस तरह की होती है, और ये यहां से लेके यहां तक एक पूरी साइकिल होने में इसको 0.8 सेकेंड लगता है। अगर इससे कम लग रहे हैं तो ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन है, अगर इससे ज्यादा लग रहे हैं तो टेकीकार्डिया कंडीशन है ना। अगर 0.8 से ज्यादा टाइम लगेगा तो अपने आप ही हार्ट रेट क्या है, स्लो है, मतलब सॉरी 0.8 से ज्यादा लगेगा तो ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन होगी। देखो अब यहां पे क्या है, अलग अलग वेव अलग अलग चीज बता रही है। जो ये पी वेव्स है, इसका मतलब है एट्रियल डीपोलराइजेशन। एट्रियल डीपोलराइजेशन फॉलोड बाय सिस्टोल। वैसे इसका मतलब ये नहीं है कि एट्रियल डीपोलराइजेशन हुआ तो इसका मतलब सिस्टोल हो गया। पहले डीपोलराइजेशन होगा, डीपोलराइज हो रही है, उसके बाद सिस्टोल होगा। मतलब पहले क्या होगा, हार्ट में जो कंडक्टर सिस्टम है वहां से जो चार्जेस हैं वो डीपोलराइज होंगे। ठीक है, चार्ज कम होंगे, वहां से जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं वो कम होंगे, तो उसके बाद क्या होगा, हार्ट सिस्टोल की कंडीशन में आएगा। तो एट्रियल डीपोलराइजेशन फॉलोड बाय सिस्टोल। ऐसे ही क्यूआरएस सेगमेंट जो है ये आपका, यहां पे ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन फॉलोड बाय वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब देखो पी वेव से हमें क्या पता लगता है, एट्रियल सिस्टोल के बारे में, और क्यूआरएस से हमें क्या पता लगता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बारे में। और जो ये एसटी सेगमेंट है, ये होता है एट्रियम और वेंट्रिकुलर के डीपोलराइजेशन, दोनों के डीपोलराइजेशन को बताता है, दोनों के आपके सिस्टोल को बताता है। टी वेव्स का मतलब है रिलैक्स एंड प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट साइकिल। टी वेव का मतलब हुआ रीपोलराइजेशन, रीपोलराइज हो रहा है, वहां पे वापस से इलेक्ट्रिक एक्टिविटी बढ़ रही है, यानी वो रिलैक्स कर रहा है और नेक्स्ट साइकिल के लिए प्रिपेयर हो रहा है। तो टी वेव्स, ये क्वेश्चन भी आए हुए हैं आपके, ये वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को शो करता है।
ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान देना। देखो अब हार्ट की अगर बात करें, ये डब्बा बनाया हार्ट का, ठीक, तो ये एट्रियल डीपोलराइजेशन ये किसको शो करता है, पी को, और ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन क्यूआरएस शो करता है, और वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को कौन शो करता है, टी। तो अब एट्रियल रीपोलराइजेशन कब होता है, जब ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन रहा होता है, मतलब जब वेंट्रिकुलर डीपोलराइज होते हैं तभी एट्रियम रीपोलराइज हो रहा होता है उसी टाइम पे। तो इसलिए हम इसको अलग से देखा नहीं जा पाता, क्योंकि डीपोलराइजेशन के बीच में वो रीपोलराइजेशन कहीं छुप जाता है, वो एक्टिविटी में आ नहीं पाता। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं। अब देखो क्या होता है, जो हार्ट अभी आने दो, इसमें क्या होता है, जो ग्राफ होता है ना, इसके अंदर बॉक्सेज होते हैं। ठीक, जैसे आपके ये आया एक हार्ट, सॉरी एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, एक ईसीजी है किसी पेशेंट की। तो यहां पे क्या है, ये बॉक्स होते हैं, एक तो ये छोटे छोटे बॉक्स होते हैं और एक ये बड़ा बॉक्स होता है ना। तो जो छोटा बॉक्स है ये हमें 0.4 सेकेंड बताता है, और जो पूरा बड़ा बॉक्स है, इस बड़े बॉक्स के अंदर 1 2 3 4 5 छोटे बॉक्स होते हैं। तो 0.04 इंटू 5 जब हम करते हैं तो ये 0.2 सेकेंड आ जाता है ना। तो छोटा बॉक्स जो है 0.4 सेकेंड को बताता है, और बड़ा बॉक्स है वो 0.04 सेकेंड को बताता है, और बड़ा बॉक्स 0.2 सेकेंड को बताता है। तो अगर आपको इस तरह से दिया हुआ है कि पी आर इंटरवल कितना होता है, तो आपने देखा कि 1 2 3 ये 3 बॉक्स आ रहे हैं, है ना। तो कितना होगा, एक का 0.4 है, तो 0.04 है, इंटू 3 कर दो तो आपको आ जाएगा 0.12। तो ये है पी आर इंटरवल 0.12 से 0.20 सेकेंड्स होते हैं। ये आपको याद करने की जरूरत है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, इसी तरह से क्यूटी इंटरवल 0.4 से 0.43 होता है, क्यूआरएस 0.8 से 0.10 सेकेंड होता है। ये क्यूआरएस इतना सा है, तो ये 0.08 से 0.10 सेकेंड होता है। इसी तरह से आर आर इंटरवल की बात करें तो 0.6 से 1 सेकेंड तक आर आर इंटरवल होता है। अब ये आर आर इंटरवल क्या है, एक आर से दूसरे आर के बीच की दूरी, मतलब ये पी क्यू आर एस टी, फिर वापस से ये यहां पे आर आया, तो ये दोनों आर के बीच की दूरी को हम बोलते हैं आर आर इंटरवल। और ये आर आर इंटरवल क्या बताते हैं हमें, पेशेंट की हार्ट रेट को बताते हैं। ठीक, इसलिए इसकी हार्ट रेट कितनी होती है, 0.6 to 1 सेकेंड। अगर 1 है तो 1 इंटू 60 करेंगे तो 60 हो गया, मतलब 60 हार्ट बीट है। और अगर 0.6 से 60 काउंट करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम 0.6 की बात करें तो क्या होगा, यहाँ पे 0.6 मतलब 6 10, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 10/6 इंटू आपके 60, तो 6 से 10 मतलब 100 बीट पर मिनट। ठीक है, तो 6 मतलब 0.6 से 1 बीट का मतलब क्या हो गया कि हार्ट रेट कितनी होती है, 60 to 100 बीट पर मिनट, यही होती है ना। और अगर एग्जैक्ट की बात करें तो 72 बीट पर मिनट, तो लगभग इसका कितना होता है आर आर इंटरवल 0.8 सेकेंड। या आप ये भी बोल सकते हो कि जो आर आर इंटरवल होता है उतनी ही एक कार्डियक साइकिल की टाइम होता है। अब जब हम ईसीजी, कोई भी ईसीजी देखते हैं तो उसकी कुछ स्टेप्स होती है। क्या स्टेप्स होती है, सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ पी वेव्स प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद आपका ये टी वेव्स, और यहां पे एक और चीज क्या आ गई, आर आर इंटरवल। और आर आर इंटरवल से हम क्या चीज देखते हैं, हार्ट रेट। अब किसी भी ईसीजी में हार्ट रेट देखने के जो दो तरह के मेथड होते हैं। एक तो ये है आर आर इंटरवल, इससे देखते हैं हम कि ईसीजी की हार्ट रेट कितनी है।
तो यहाँ पे कितने बॉक्स बन रहे हैं, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स और 3 बॉक्स बन रहे हैं मोटे मोटे, ठीक है। तो 300 में 3 का भाग देंगे तो हमें पता लगेगा कि इसकी रेट है 100 बीट पर मिनट ये। और इसके अलावा दूसरा मेथड होता है जब रेगुलर आर इंटरवल रेगुलर है, मतलब एक इंटरवल और दूसरे इंटरवल के बीच में बराबर गैप है, तो क्या होगा, रेगुलर ईसीजी है, तो इसका मतलब रेगुलर इंटरवल है। तब तो हम क्या करेंगे कि ये बिग बॉक्स काउंट करके या स्मॉल बॉक्स काउंट करके, अगर स्मॉल बॉक्स काउंट कर रहे हैं तो 1500 में से उसको 1500 में भाग देंगे, और अगर बिग बॉक्स काउंट कर रहे हैं तो 300 में भाग देंगे, है ना, क्योंकि जो बड़ा है बॉक्स उसके अंदर छोटे 5 बॉक्स हैं, 300 इंटू 5 तो 1500। अभी जब ईसीजी आएगी तब हम उसको देखते हैं। इरेगुलर है तो फिर हमें क्या करना, काउंट करना पड़ता है, उसको टाइम के अकॉर्डिंग काउंट करना पड़ता है। यहां क्या होता है, ईसीजी पेपर्स में लाइंस के बीच में 0.6 सेकेंड के, जब एक पेपर मतलब 0.6 सेकेंड का इंटरवल होता है तो यहाँ पे लाइंस बनी होती है, उससे पता लग जाता है कि यहां से लेके यहां तक 0.6 सेकेंड हो गए, तो उसमें हम आर को काउंट कर लेते हैं कितनी बार आर वेव्स आ रखी है। अगर जैसे मान लो कि यहां से यहां तक 6 सेकेंड में अगर 10 आर वेव्स आ रखी है तो हम उसको 10 इंटू 0.6 से काउंट करेंगे, मतलब 6 सेकेंड से काउंट करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि 60 इसकी बीट है। पर वो कब हम काम में लेते हैं, जब वो इरेगुलर होता है, ठीक है। इसके अलावा यह मैंने बताया आपको QRS कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक, ST सेगमेंट हो गया, ये S और ये T क्या है, ST सेगमेंट है, ये T वेव्स हैं। बहुत सी बार आपको U वेव्स भी देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये सब चीजें ईसीजी में देखी जाती है। अगर ईसीजी में अगर हार्ट की एक्टिविटी कम है तो हम क्या करते हैं, एड्रेनलिन वगैरह देंगे, एपिनेफ्रिन वगैरह देंगे। और अगर एट्रियल फिब्रिलेशन की कंडीशन है या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की कंडीशन है तो एम्नियोडोरोन यूज करते हैं ड्रग, ठीक, या उसके अलावा लिग्नोकेन भी यूज करते हैं हार्ट में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने के लिए, हार्ट की एक्टिविटी को स्लो डाउन करने के लिए हम एम्नियोडोरोन यूज करते हैं। देखो क्या है, अगर अब हम ईसीजी देखते हैं एक एक करके, अगर ऐसे नोड ब्लॉक हो गया तो हमें कैसे पता लगता है, उसमें क्या होगा कि जो ये पी वेव्स बनती है, ये पी वेव्स नहीं बनेगी, डायरेक्ट QRS कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो आपको पता लगेगा कि हार्ट ब्लॉक की कंडीशन है, मतलब पी वेव्स बनेगी नहीं, तो इसे सॉरी हार्ट ब्लॉक नहीं, आपको पता लगेगा कि ऐसे नोड ब्लॉक हो गया, ठीक। और इसी तरह से अगर 3rd डिग्री ब्लॉक्ड है, 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे उल्टा होता है, स्टोक एडम सिंड्रोम भी बोलते हैं उसको, स्टोक एडम सिंड्रोम भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है, 3 बार आपकी पी वेव्स बनती है, फिर एक बार QRS कॉम्प्लेक्स बनता है, 3 बार पी वेव्स बनती है, फिर एक बार QRS कॉम्प्लेक्स बनता है। इस तरह से इसको हम बोलते हैं स्टोक एडम सिंड्रोम भी बोला जाता है। अगर टी वेव फ्लैट है तो वो हमें देखने को मिलती है हाइपोकेलेमिया की कंडीशन में। एक एक करके अब हम पहले ईसीजी देखते हैं, उससे आइडिया लगेगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखो ये देखो, अब यहां पे किस तरह की कंडीशन है, ये पल्स रेट कितनी है ये आप चेक कर सकते हो। सबसे पहले तो कि हम पल्स रेट कैसे चेक करते हैं, एक आर और दूसरा आर, इसके बीच में कितने बॉक्स आ रहे हैं, एक ही बॉक्स आ रहा है, तो लगभग इसकी हार्ट रेट कितनी है, 300 बीट पर मिनट, है ना। ये जो देखो ये बड़ा वाला बॉक्स है, ये एक बड़ा वाला बॉक्स एक ही आ पा रहा है दोनों आर के बीच में, तो इसके मतलब इसकी हार्ट रेट कितनी हो गई, आर इंटरवल जो होता है वही हार्ट रेट होती है, तो ये हो गई 300 बीट पर मिनट। और इस बड़े बॉक्स के अंदर ये देखो आप, छोटे 5 बॉक्स हैं, वो दिखना थोड़ा मुश्किल है पर मतलब लग रहा है कि यहाँ पे 5 छोटे बॉक्स हैं। इस कंडीशन को हम बोलते हैं एट्रियल टेकिकार्डिया।
एट्रियम में इसलिए पी वेव्स बन रही है, फिर क्यूआरएस भी बन रहा है, ठीक है, तो इसको बोल देंगे हम एट्रियल टेकीकार्डिया। दूसरा जो आप ये ईसीजी देख रहे हो, ये कंडीशन कैसी है, देखो यहां पे क्या हो रहा है कि जो आपके आर इंटरवल है ये अलग अलग है। यहां पे आर इंटरवल बड़ा है, यहां पे आर इंटरवल छोटा है। जब शुरू में ईसीजी देखते हैं तो हम क्या करते हैं, यहां पे इसके बीच में पेपर रख लेते हैं और दोनों पे निशान लगा के देखते हैं, कि फिर उसी को उठा के दूसरी जगह लेके जाते हैं, तो उससे पता लगता है कि जो ये ईसीजी है इसके जो आर इंटरवल है ये सेम है या नहीं है। यहां तो बहुत अच्छे से डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो अगर आर रेगुलर नहीं है, इसका मतलब ये ईसीजी कैसी हो गई, इरेगुलर। तो अब इसमें ये बॉक्स वाला मेथड यूज नहीं हो पाएगा, क्योंकि कहा यहां तो एक ही बॉक्स बन रहा है और यहां पे 3 बॉक्स बन रहे हैं। तो इसलिए फिर हम यहां क्या करते हैं, किस तरह से मेथड यूज लेते हैं, यहां पे हम टाइम के अकॉर्डिंग यूज लेते हैं। तो ईसीजी में इस तरह से 2 लाइंस होती है और इन दोनों लाइंस के बीच का जो गैप होगा ये होता है 6 सेकेंड। अब हमें पता लग जाता है कि 6 सेकेंड में कितनी आर इंटरवल आ रहे हैं, 4 5 6 7 8 9 10। एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, तो 10 आ रहे हैं तो 6 इंटू 100। हालांकि ये 10 नहीं है, मतलब ये इसका डिफरेंस ज़्यादा है, ये 6 सेकेंड नहीं है, ये मानो आप 3 सेकेंड है या उससे भी कम है। जो लाइंस होती है, लाइंस मैंने बनाई है, तो ये आ रहा है 60 बीट पर मिनट। 60 बीट पर मिनट है, लेकिन 60 बीट पर मिनट तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि यहां जो ये कंडीशन देखने को मिल रही है हमें, ये एट्रियल फिब्रिलेशन की कंडीशन। और एट्रियल फिब्रिलेशन में जो आपके आर इंटरवल हैं ये इरेगुलर होते हैं। एक तो कैसे पता लगाओगे, जब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो तो दिख ही नहीं रहे, आप ये मान लो। तो आर इंटरवल है वो इरेगुलर है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी इरेगुलर है। और यहां पे जो पी वेव्स हैं ये या तो शो ही नहीं हो रही या बहुत शॉर्ट शो होती है, तो इसको हम पी वेव्स एब्सेंट भी बोल सकते हैं। इससे पता लगता है। और जो हार्ट रेट होती है इसकी, ये 100 से 200 बीट पर मिनट होती है। इससे कंफ्यूज मत होना, ये सिर्फ मैंने आपको एक एग्जांपल के लिए बताया था कि इस तरह से 6 सेकेंड की स्ट्रिप्स के बीच में लाइंस बनी होती है, तो उससे हमें पता लग जाता है कि इतनी इसका गैप है, ठीक है। तो ये है एट्रियल फिब्रिलेशन की कंडीशन। यहां पे आरआर या क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो इरेगुलर होता है, और जो हार्ट रेट है वो 100 से 200 बीट पर मिनट होती है, और पी वेव्स भी एब्सेंट होती है। इस कंडीशन को हम एट्रियल फिब्रिलेशन की कंडीशन बोलते हैं। ये आप जो दूसरी कंडीशन देख रहे हो, इसको हम यहां पे जो आर इंटरवल है ये रेगुलर है ना। ये कंडीशन है एट्रियल फ्लटर। यहां पे हार्ट रेट कितनी होती है, 250 से 350 बीट पर मिनट होती है, ठीक है। दूसरा ये चीज देखने की है कि यहां पे जो ये बीट है ये रेगुलर है, और एट्रियल फ्लटर में एक जो इसका मतलब ये मान लो कि एट्रियल फ्लटर को कैसे पहचाना जाता है। तो ये देखो, ये एट्रियल फ्लटर की पहचान है। इस तरह की ईसीजी देखने को मिलती है। ये किस तरह का पैटर्न है, इसको हम सा टूथ पैटर्न भी बोलते हैं। लकड़ी काटने के लिए जो आरा होता है ना, आरी जो होती है, तो उसके दांत कैसे होते हैं, इस तरह के होते हैं। उसको बोलते हैं सा टूथ। तो ये सा टूथ पैटर्न बनता है, किस कंडीशन में बनता है, एट्रियल फ्लटर की कंडीशन में बनता है। आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि सा टूथ पैटर्न हमें किस कंडीशन में देखने को मिलता है। और अगर आपको ईसीजी दी गई और फिर पूछा गया कि ये कैसी कंडीशन है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे सा टूथ हो रहे हैं, यानी आरी के दांते सा बन रहा है, तो उसको हम एट्रियल फ्लटर की कंडीशन बोलेंगे। नेक्स्ट ये कंडीशन है आपके वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया। वन 170 या उससे ज्यादा हमें बीट देखने को मिलती है वेंट्रिकल्स की। अब यहां देखो पी वेव्स तो बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है। इस तरह से इस कंडीशन को हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया।
इनके बीच में जो गैप है वो लगभग एक जैसा ही है। ये जो नेक्स्ट आपके पास पिक्चर देखने को मिल रही है ईसीजी की, इसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। यानी मोर देन 300। और यहां पे जो रिदम है ये बिल्कुल इरेगुलर है, फेब्राइल कंडीशन जो होती है। देखो फ्लटर है या फिब्राइल की कंडीशन हम किस चीज में बोलते हैं कि जब हार्ट पे इतनी ज्यादा कार्डियक एक्टिविटी बढ़ जाती है कि जैसे एट्रियल फ्लटर की कंडीशन है कि हार्ट काम ही नहीं कर पा रहा, एक हार्ट को काम करने के लिए 0.8 सेकेंड लगता है, वो पूरा इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर रिलैक्स होता है, डीपोलराइज होता है और फिर रीपोलराइज होता है। ठीक, अब इस कंडीशन में उसको 0.8 सेकेंड लगता है, लेकिन हार्ट पे एक्टिविटी, हार्ट को ज्यादा की जरूरत है, हार्ट को काम करने की ज्यादा की जरूरत है। तो क्या हुआ, एपिनेफ्रिन वगैरह ने बोला कि हार्ट को फास्ट काम करना है, तो हार्ट ने जल्दी जल्दी काम किया। लेकिन अब इतना फास्ट काम कर रहा है तो फास्ट वो इस तरह से ही कर रहा है बस। तो ये जो कंडीशन होती है इसको हम फ्लटर बोलते हैं। मतलब हार्ट में क्या हो रहा है, कार्डियक इंपल्सेस तो जनरेट हो रही है लेकिन हार्ट पूरा कॉन्ट्रैक्ट तक नहीं कर पा रहा है। यानी अगर प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो वहां से ब्लड जो है वो तो निकलेगा ही नहीं, ब्लड तो इजेक्युलेट ही नहीं होगा, बस हार्ट की एक्टिविटी हमें देखने को मिल रही है। तो इस तरह से इस तरह के ग्राफ्स आते हैं। देखो अब यहाँ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में क्या हो रहा है, 300 तक हार्ट रेट बढ़ गई। इसीलिए आपने देखा होगा कुछ ड्रग्स इस तरह की भी दी जाती है हार्ट की एक्टिविटी के लिए कि वो हार्ट की एक्टिविटी के कंडक्शन सिस्टम को कम करे ताकि हार्ट अच्छे से पंप कर पाए। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा स्पीड होगी हार्ट की तो वो पंप ही नहीं कर पाता, तो ब्लड नहीं जा पाता दूसरे ऑर्गन तक, फिर क्या फायदा हुआ। ये कंडीशन है वेंट्रिकुलर फ्लटर की। देखो वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया और वेंट्रिकुलर फ्लटर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बस यहां पे थोड़ा डिफरेंस होता है, यह आपको देखने से पता लगेगा। ईसीजी इस तरह से, ये वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया की ईसीजी है और ये वेंट्रिकुलर फ्लटर की ईसीजी है। वेंट्रिकुलर फ्लटर मोर देन 250, यहां पे और ज्यादा रेट बढ़ती है। जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो नैरोइंग होता है तुलनात्मक वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। ये हमने चीजें देख ली है। अब हम बात करते हैं, यहां पे देखो यहां आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये पी वेव्स, ये क्यू आर एस और ये टी, ये क्या है, एस टी सेगमेंट ये वाला है, एस टी सेगमेंट ये वाला है। तो आपने जो एस टी सेगमेंट देखा ये डिप्रेस्ड है, मतलब डिप्रेस्ड का मतलब ये अपनी लाइन से नीचे की तरफ है, ये लाइन है इससे नीचे की तरफ है, तो इसको हम बोलेंगे एस टी डिप्रेशन। एस टी डिप्रेशन की कंडीशन है। एस टी डिप्रेशन हमें कब देखने को मिलता है, हाइपोकेलेमिया या अगर ब्लड की कमी हो जाए हार्ट में, यानी इस्चेमिया की कंडीशन में भी हमें एस टी सेगमेंट का डिप्रेशन देखने को मिलता है। इस तरह से आप पता लगा सकते हो कि एस टी डिप्रेशन। देखो ईसीजी देख के आपको पता लगता है। ये नेक्स्ट ईसीजी है, यहाँ पे ये है पी वेव, ये क्यू, ये आर, ये एस और ये आपके टी वेव। तो ये जो यहाँ से ऊपर की तरफ चल गया ना ये, तो ये क्या है, एस टी सेगमेंट ये है। तो एस टी सेगमेंट क्या है, एलिवेटेड है ना, एलिवेशन हो रहा है ना, ऊपर की तरफ है, मतलब यहां से ऊपर की तरफ है, तो इसको बोलेंगे हम एस टी सेगमेंट एलिवेशन। ये हमें कब देखने को मिलता है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन या बोलो कि आप पेरिकार्डियाटिस, इनकी कंडीशन में हमें एस टी सेगमेंट एलिवेशन की कंडीशन देखने को मिलती। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पहले तो हमेशा पूछा जाता था, ये पी वेव्स क्यू आर एस टी और ये क्या है हल्का सा ये यू वेव, प्रोमिनेंट यू वेव कब देखने को मिलती है, प्रोमिनेंट यू वेव, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता था। तो ये किसका क्लासिकल सिम्टम है, हाइपोकेलेमिया का। और ये हमें कब देखने को मिलता है, जब पेपिलरीज मसल्स रीपोलराइज होती है, ये भी पूछा जा सकता है।
मतलब हाइपोकैलेमिया की कंडीशन में क्या होता है, जो पेपिलरी मसल्स है वो भी रिपोलराइज हो जाती है, इस वजह से इस तरह से एक्टिविटी देखने को मिलती। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत अच्छा लगा।